Good morning, students. In this video, we are going to study our chapter number 3, An Empire Across Three Continents, part number 2. So, let's begin with part number 2's first topic is administration of the vast Roman Empire. तो वास्ट यानी विशाल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। तो विशाल रोमन साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था, ये इस टॉपिक में कवर होंगे। द वास्ट रोमन एम्पायर वाज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ अर्बनाइजेशन। तो विशाल जो रोमन साम्राज्य था उसका प्रशासन शहरीकरण की, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की सहायता से चलाया जाता था और उसको नियंत्रित किया जाता था। All the territories of the empire were organized into provinces and were subject to taxation. अब रोमन एम्पायर के जितने भी टेरिटरी या क्षेत्र थे, एरिया थे, वो प्रांतों में, स्टेट्स या प्रांतों में संगठित थे या जुड़े हुए थे, बने हुए थे, और उन प्रांतों से या उन प्रोविंसेस से टैक्स, उन प्रांतों में रहने वाले लोगों से, जनता से टैक्स वसूल किया जाता था। Carthage, Alexandria, Antioch that lined the shores of Mediterranean were the foundations of the imperial system. तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, उसके तट पर कुछ शहर बसे हुए थे, जैसे कि कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक। ठीक है, ये शहर जो थे भूमध्य सागर के तट पर स्थित थे, और ये जो रोमन इंपीरियल सिस्टम है, रोमन साम्राज्यिक प्रणाली थे, उसके मूल आधार थे। ठीक है, इट वाज थ्रू दीज सिटीज़ द गवर्नमेंट वाज एबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कंट्री साइड विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ। मतलब इन शहरों के माध्यम से, जो ये शहर थे अभी ऊपर दिखे थे, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, इन शहरों के माध्यम से ही रोमन सरकार समर्थ हो पाई, सक्षम हो पाई टैक्स कलेक्ट करने में। ठीक है, टैक्स वसूल कर सकी इनकी सहायता से। इसके अलावा टैक्स वसूल करने में किन से? प्रोविंशियल कंट्री साइड, जो प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्र थे, विलेज एरिया जो थे, उनसे वो टैक्स वसूल करने में सक्षम हो पाई। विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ, जिससे बहुत अधिक या ज़्यादा धन प्राप्त होता था। दिस शोज़ that the local upper class was actively involved with the Roman state in administering their own territories and collecting taxes from them. इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोकल अपर कास्ट थी, यानी स्थानीय उच्च वर्ग जो था, वह एक्टिवली इन्वॉल्व था, यानी सक्रिय वो सहायता कर रहा था विद द रोमन स्टेट, रोमन साम्राज्य का। ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर ओन टेरिटरी, उनके खुद के प्रशासन को चलाने में। ठीक है, एंड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम देम, और लोगों से टैक्स वसूल करने में, लगान या जो कर होता है उसको वसूल करने में उनकी सहायता कर रहा था। थ्रू आउट द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी द प्रोविंशियल अपर क्लासेस प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्टर्ड द प्रोविंसेस एंड कमांडेड द आर्मी। तो सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी के दौरान, मतलब दूसरी और तीसरी सदी के दौरान, जो प्रांतीय अपर क्लासेस थी या प्रांतीय उच्च वर्ग जो थे, लोग थे, उन्होंने अनुभवी सैनिक अफसर प्रदान किए, जिसने कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, प्रशासन चलाया, किसका? प्रोविंसेस का, प्रांतों का, एंड कमांडेड द आर्मी, और इसके अलावा आर्मी की सेना, जो आर्मी या सेना जो होती है उसकी कमान भी संभाली थी, उसको, उसकी लीडरशिप या उसके जो कमांड होता है इसकी संभाली थी, कमान संभालना। तो सेना की कमान भी इन प्रोविंशियल अपर क्लास के लोगों ने संभाली थी। दस दे बिकेम द न्यू इलाइट्स ऑफ द रोमन एम्पायर, और इस प्रकार वे मतलब प्रांतीय उच्च वर्ग, इस प्रकार वे जो प्रांतीय उच्च वर्ग या प्रोविंशियल अपर क्लास जो थी, वह रोमन एम्पायर की नई इलाइट्स वर्ग या संभ्रांत, जिनको कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं, वो बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपर क्लास के लोग न्यू इलाइट्स बनकर सामने आते हैं। दे कंट्रोल द आर्मी एंड लुकड आफ्टर द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
फिर इनके हाथों में आर्मी की कमांड आ गई तो ये आर्मी को कंट्रोल करने लगे। साथ ही प्रांतीय प्रशासन भी इन्हीं के हाथों में आ गया, तो प्रांतीय प्रशासन को ये चलाने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। दे बिकेम मच मोर पावरफुल देन द सीनेटोरियल क्लास, और वो सीनेट के सदस्यों से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर, क्योंकि उनको राजा का या बादशाह का या सम्राट का समर्थन मिला हुआ था। एम्परर गैलिनस consolidated their rise to power by excluding senators from military command। उसी तरह एक सम्राट था गैलिनस करके, तो गैलिनस सम्राट ने क्या किया, सीनेटरों को मिलिट्री पावर से या मिलिट्री कमांड से बाहर कर दिया और उनकी जगह संभ्रांत वर्ग, जो संभ्रांत वर्ग यानी प्रोविंशियल अपर कास्ट थी, जो बाद में इलाइट्स बन गए थे, तो उनकी शक्ति को बढ़ा दिया और उनको मजबूत कर दिया। ठीक है, तो क्या किया सम्राट गैलिनस ने कि जो सीनेटर्स थे उनको मिलिट्री कमांड से बाहर कर दिया, उनको सैनिक जो नेतृत्व था उससे वो शक्ति उनसे छीनकर किनके हाथों में दे दिया, ये इलाइट्स के या प्रोविंशियल अपर क्लास के या संभ्रांत वर्ग के लोगों को दे दी और उनकी शक्ति बढ़ा दी। He did this in order to prevent control of the empire from falling into their hands। मतलब बादशाह या एम्परर जो गैलिनस था उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो एम्पायर की जो शक्ति है या कंट्रोल है, जो रोमन एम्पायर का जो कंट्रोल है वह सीनेटरों के हाथ में ना जाए, इसके लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उनसे मिलिट्री कमांड का नेतृत्व छीन लिया और ये किनके हाथों में दे दिया, प्रोविंशियल अपर क्लास या इलाइट्स के हाथों में दे दिया, जिनको प्रांतीय उच्च वर्ग या संभ्रांत वर्ग भी कहा गया है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रोमन सिटी। रोमन शहर का मतलब एन अर्बन सेंटर विद इट्स ऑन मजिस्ट्रेट्स, सिटी काउंसिल एंड ए टेरिटरी कंटेनिंग विलेजेस अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब एक ऐसा शहरी केंद्र जिसमें खुद का दंडनायक होगा, मजिस्ट्रेट मतलब दंडनायक, सिटी काउंसिल मतलब नगर परिषद, एंड टेरिटरी एक ऐसा राज्य क्षेत्र होगा जिसमें गांव भी होंगे और वो सारे उसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, द विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सिटी, मतलब गांव को शहर का दर्जा दिया जा सकता था, और एंड वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा, शहर को भी वापस गांव का दर्जा दिया जा सकता था। कैसे? एज ए मार्क ऑफ फेवर फ्रॉम द एम्परर, मतलब एम्परर यानी बादशाह या राजा या सम्राट की अनुकंपा या नाराज़गी से। अनुकंपा यानी कृपा हो जाने पर वह गांव को शहर बना देगा, और नाराज़ होने पर वो शहर को वापस गांव का दर्जा दे सकता है। तो ये राजा पर डिपेंड करता है, यानी एम्परर पर डिपेंड करता है कि वह क्या करेगा, शहर को गांव बना देगा या गांव को शहर बना देगा। तो उसकी अगर अनुकंपा होगी तो वो गांव को शहर का दर्जा दे देगा, और अगर वो नाराज़ होगा, क्रोधित होगा, तो वो शहर को गांव का दर्जा दे देता था। तो इस तरह से ये राजा की अनुकंपा पर निर्भर करता था। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन सिटी ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के शहर में रहने के क्या क्या एडवांटेज या फ़ायदे थे। देखिए, द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन सिटी वाज दैट इज़ माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज एंड फेमिन्स इन द कंट्री साइड्स। मतलब रोमन शहर में रहने के फ़ायदे ये हो सकते हैं कि वहाँ पर कंट्री साइड की तुलना में, मतलब जो गांव होते हैं, गांवों की तुलना में वहाँ ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सकती है, साथ ही खाना मिल सकता है। फेमिन्स के समय जब अकाल पड़ जाए तो गांव में खाने की कमी हो जाती है, लेकिन अकाल के समय शहरों में जो भंडार होंगे वहाँ से उनको खाने की कमी की पूर्ति हो सकती है और उनका जीवन बेहतर हो सकता है। The cities had public baths and the urban population enjoyed a higher level of entertainment।
इसके अलावा शहरों के अंदर सार्वजनिक स्नानागार भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो शहरों की आबादी होती है, शहर के जो लोग होते हैं वो उनको उच्च स्तर की अलग अलग सुविधाएं और फैसिलिटी भी मिलती है। उनको एंटरटेनमेंट और जो मनोरंजन है उसके साधन भी शहरों में अच्छे से मिलते हैं गाँवों की तुलना में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, तीसरी सदी का संकट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए क्या है इसमें। द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर ए पीरियड ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो पहली और दूसरी सदी जो थी रोमन एम्पायर की, वो बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से निकली। उसमें प्रॉस्पेरिटी भी आई, मतलब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत खुशहाली, समृद्धि वगैरह आई, धन संपदा आई। एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इसके अलावा आर्थिक रूप से उसका विस्तार और वृद्धि भी हुई, मतलब वो और ज़्यादा समृद्ध खुशहाल हो गया और उसकी इकोनॉमी में विस्तार हुआ। बट द थर्ड सेंचुरी वाज ए पीरियड ऑफ क्राइसिस, लेकिन तीसरी सदी का ऐसा समय था जब रोमन एम्पायर पर बड़ा संकट आ गया। क्या आया था देखिए। इन 225 में न्यू डायनेस्टी कॉल्ड ससानियन इमर्ज इन ईरान। ये ईरान की बात है कि 225 ईस्वी में ईरान में एक नई डायनेस्टी, नए राजवंश का उद्भव होता है जिसका नाम था ससानी डायनेस्टी, ससानी वंश। They were more aggressive and expanding rapidly in the direction of the Euphrates। तो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक थे, मतलब आक्रामक नीति अपनाते थे कि जितना एरिया वो चाहते थे उस पर हमला करके कब्जा कर लेना चाहते थे, ठीक है। तो वो बड़े आक्रामक थे। एंड एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द यूफ्रेट्स, और वो फरात नदी की दिशा में लगातार तेज़ी से वो अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे थे, मतलब अलग अलग जो रीजन्स थे, क्षेत्र थे, उनको जीतकर ईरानियन एम्पायर में मिलाते जा रहे थे। तो वो फरात नदी की तरफ में बढ़कर रोमन एम्पायर को चुनौती देने लगे। द जर्मनिक ट्राइब बारबरेरियंस बिगेन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड डेन्यूब फ्रंटियर्स। तो दूसरी तरफ, ये तो साउथ की तरफ से आ रही थी ईरान की सेना, तो और नॉर्थ की साइड से जर्मनी मूल की जनजातियाँ जो कि बड़ी बर्बर थी, उन्होंने राइन और डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया रोमन एम्पायर की तरफ। फ्रॉम 233 टू 280 सा रेपिडली इन्वेशंस, और 233 से 280 के बीच में रोमन एम्पायर ने लगातार कई हमले, युद्ध का सामना किया। मतलब उनके खिलाफ जर्मनी के जो जनजातियाँ थी उन्होंने भी हमले किए, ईरान ने भी हमले किए। तो इस तरह से ये लगभग 50 साल या 47 साल का समय है। इस दौरान उनको लगातार बाहरी हमलों का सामना करना पड़ा। द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ द टेरिटरीज बियॉन्ड द डेन्यूब। अब रोमन साम्राज्य के जो राजा थे उनको मजबूर होकर जो डेन्यूब नदी थे उसके एरिया, आगे का एरिया उनको छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो उनकी लड़ाइयों का सामना या उनके हमलों का जवाब देने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। तो उनको डेन्यूब नदी से आगे का जो एरिया था, उनका जो टेरिटरी थी, उसको छोड़ना पड़ा। द क्विक सक्सेशन ऑफ एम्परर्स, 25 emperors in 47 years is a sign of strain faced by the empire in third century। तो तीसरी सदी में तनाव का सामना, तनाव की सूचना देने का एक मुख्य बिंदु यह भी मान सकते हैं कि वहाँ पर रोमन एम्पायर में 25 राजा बदल गए 47 साल के अंदर, ठीक है। 47 साल में 25 एम्परर या 25 बादशाह या जो सम्राट होते थे वो तेज़ी से बदल गए। एक बादशाह आया, अगले साल दूसरा बादशाह आ गया, उसके अगले 2 साल बाद तीसरा बादशाह आ गया। तो इस तरह से कोई बादशाह 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा, ठीक है। इस तरह से 25 साल के अंदर 47 नए सम्राटों का जो बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, तेज़ी से जो बदले, तो वह इसी बात का सूचक था कि तीसरी सदी में रोमन एम्पायर में
बहुत ज़्यादा संकट था और बहुत ज़्यादा रोमन एम्पायर को तनाव का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है जेंडर, लिटरेसी, कल्चर, लिंग, साक्षरता और संस्कृति। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली देखेंगे कि रोमन एम्पायर के अंतर्गत जो फैमिली होती थी, परिवार होता था, उसका ढांचा या संरचना कैसी थी। देयर वॉज वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, मतलब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत व्यापक रूप से एकल परिवार का चलन था। न्यूक्लियर फैमिली थी, उसमें जॉइंट फैमिली नहीं थी, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी वगैरह और बच्चे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियर फैमिली। एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स एंड इट वाज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड, मतलब जो घर के एडल्ट सन होते थे, घर के जो मतलब जो युवा हो जाते थे, जवान पुत्र हो जाते थे, वो अपने पेरेंट के साथ नहीं रहते थे। एंड इट वाज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड, और यह बहुत ही कम देखने को मिलता था या बहुत ही असामान्य बात थी कि वो अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहते थे, ठीक है, साथ में रहते हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिला। मैक्सिमम तो ऐसा ही होता है कि वो जब जवान हो जाते थे तो फैमिली को छोड़कर अलग रहते थे। स्लेव्स वर हाउएवर इंक्लूडेड इन द फैमिली, और यद्यपि हालांकि जो स्लेव्स या गुलाम जो होते थे, दास वगैरह जो होते थे, वो फैमिली में शामिल होते थे, उनको परिवार का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि वो जीवन भर उसी परिवार में रहकर उस परिवार की सेवा करते थे, इसलिए उनको रोमन एम्पायर के अंतर्गत उस परिवार का हिस्सा माना जाता था। अब स्टेटस ऑफ वीमेन देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति या कंडीशन कैसी थी। स्टेटस ऑफ वीमेन, द वीमेन इंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो महिलाएं थी, उनको पर्याप्त कानूनी अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। कानूनी अधिकारों में वह मतलब प्रॉपर्टी को स्वामित्व भी कर सकती थी, उसकी मालिक भी बन सकती थी और उसको मैनेज भी कर सकती थी, यानी उसको संचालन भी कर सकती थी। तो ये सारे कानूनी अधिकार उसको मिले हुए थे कि वो प्रॉपर्टी रख भी सकती थी और उसका संचालन, उसको निवेश कैसे करना है और उसको किस तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, वो सारी बातें भी उसको कानूनी रूप से मिली हुई थी। दे वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 30s, मतलब उनकी शादी जो होती थी एडल्ट होने के बाद ही होती थी, और वो भी लगभग 25 साल से 30 साल के बीच में, ठीक है। तो मतलब जल्दी उम्र में उनकी शादी नहीं होती थी। लेट टीन्स में मतलब यौवन अवस्था आने के बाद में 20 साल 25 साल के बाद ही होगी उसकी शादी, लेकिन और अर्ली 30 मतलब अर्ली 30 मतलब 25 से 30 साल के बीच का जो समय है वो अर्ली 30 माना जाएगा। अरेंज मैरिज वाज द जनरल नॉर्म्स, मतलब अरेंज मैरिज वहाँ पर नियोजित विवाह होता था, लव मैरिज जैसा ऐसा कुछ नहीं होता था। अरेंज मैरिज वह आमतौर पर देखा जाता था वहाँ पर, मतलब लव मैरिज वगैरह का चलन नहीं था। अरेंज मैरिज वहाँ भी आमतौर पर होते थे उस समय। वीमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स, अब महिलाओं पर उनके पतियों के द्वारा हमेशा दबदबा बनाकर रखा जाता था, मतलब उनके पति उन पर हमेशा हावी रहते थे और उन पर अपना प्रभुत्व या शक्ति का प्रयोग करते थे, ठीक है। वाइफ्स वर इवन बीटन अप बाय देयर हस्बैंड्स, मतलब कभी कभी तो यह भी मामले देखने को आते थे कि पत्नियों को उनके पतियों द्वारा पीटा जाता था। द टिपिकल फॉर्म of marriage was one where the wife did not transfer to her husband's authority but retained full rights in the property of her natal family, मतलब शादी का एक प्रकार यह भी था कि जहाँ जो पत्नी होती थी वह अपनी पत्नी जो पत्नी होगी अपने पति को जो प्रॉपर्टी होगी वह
स्थानांतरित नहीं करती थी, मतलब ट्रांसफ़र नहीं करती थी, ठीक है। बट रिटेन फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली, लेकिन वह अपने पैतृक निवास पर, मतलब अपने पिता के घर में जो प्रॉपर्टी होगी उसमें अपना हिस्सा ले सकती थी, उस पर अपना उसका पूरा अधिकार होता था। जैसे भाई बहनों में जो प्रॉपर्टी होती है तो वो उसमें जो लड़की होती थी उसकी प्रॉपर्टी का भी हिस्सा माना जाता था, तो वह अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा अपने पिता के घर में मान लेती थी, ना कि अपने पति के घर में। और ना तो अपने पति से कुछ, वो अपने पति को वो शेयर में कुछ अपनी प्रॉपर्टी नहीं देती थी, ठीक है। तो पत्नी की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी खुद की होगी, वो उसको पति को नहीं दे सकती, ठीक है। Women remained a primary heir of father's property after marriage. अब महिलाओं की शादी के बाद भी वह अपने पिता की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी मुख्य उत्तराधिकारी होती थी, मतलब लड़के के बजाय वो लड़की ही उसकी प्रॉपर्टी की अधिकारी या मालिक होती थी, ठीक है। दे कुड बिकेम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर आफ्टर देयर फादर्स डेथ, मतलब उसके पिता की मृत्यु होने पर वो महिला उसके पिता की प्रॉपर्टी की अकेली स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। तो उसमें पुत्रों को कुछ नहीं मिलता था, पुत्री को मिलता था। नेक्स्ट, डाइवोर्स वाज इजी फॉर बोथ मैन एंड एज वेल एज वीमेन, लेकिन तलाक लेना बहुत आसान था पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। लिटरेसी, अब बात करते हैं साक्षरता के ऊपर। द रेट ऑफ लिटरेसी वेरीड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। अब रोमन साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो लिटरेसी की दर थी, साक्षरता की जो दर थी, उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता था। लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड इन आर्मी ऑफिसर्स, स्टेट मैनेजर्स एंड सोल्जर्स। तो जो साक्षरता थी वो व्यापक तौर पर सैन्य अधिकारियों में, सेना के अधिकारियों में, और स्टेट मैनेजर यानी संपदा प्रबंधकों में, एंड सोल्जर्स और सैनिकों में, इनमें साक्षरता की दर बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब ये लोग पढ़े लिखे होते थे। कैजुअल लिटरेसी एग्जिस्टेड एंड इट वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब उस समय कैजुअल लिटरेसी भी थी, मतलब काम चलाओ जो साक्षरता होती है, हल्का सा पढ़ना लिखना आना थोड़ा थोड़ा, तो वो कैजुअल लिटरेसी थी। काम चलाओ जो साक्षरता थी वो भी थी, लेकिन इसमें भी रोमन एम्पायर के जो अलग अलग जगह थी वहाँ पर अंतर देखने को मिलता था, कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी, कहीं बिल्कुल नहीं थी। देयर वॉज ए वॉल इन Pompeii which carried advertisement and graffiti which indicates high level of casual literacy। तो एक पोम्पे नाम का एक शहर था जहाँ पर एक दीवार थी जहाँ पर एक विज्ञापन लिखा हुआ था, और साथ में उसमें एक भित्ति चित्र या ग्राफिटी भी थी, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि उस शहर में, पोम्पे शहर में हाई लेवल की, उच्च स्तर की कैजुअल लिटरेसी थी, मतलब काम चलाऊ साक्षरता लोगों ने प्राप्त कर रखी थी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी बचे हुआ टॉपिक पार्ट्स 3 और 4 में कवर करेंगे। धन्यवाद।